हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप भारत की खोज का पाठ 5 नई समस्याएं पढ़ेंगे। नई समस्याएं आप पिछली कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसका अगला अंश आज मैं पढ़ाने जा रही हूं। आज आपको पहले पुनरावृत्ति करवा देती हूं कि औरंगज़ेब ने उल्टी गंगा बहाई, ये शीर्षक हमने कल पढ़ा था। औरंगज़ेब एक कट्टरवादी मुसलमान था। वह धर्मांध व कठोर नैतिकतावादी था। धर्म के प्रति वह बहुत ही कट्टर था। वह एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवारें खड़ी कर दी। यानी कि इतने दिन तक उसके पूर्वज जो है हिंदू और मुसलमानों में समन्वयवादिता की नीति अपनाते हुए चले थे, परंतु अब जो है इसने कट्टरता से इस्लाम धर्म का पालन करते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। उसने एक हिंदू विरोधी कर लगाया जिसका नाम था जजिया कर। उसने अनेक मंदिरों को तुड़वाया जो राजपूत मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे, और हिंदू विरोधी कार्य करके उसने उन सारे राजपूतों को अपना शत्रु बना लिया। विरोधी कार्य करके उसने उन लोगों के हृदयों में अपने प्रति घृणा, रोष एवं विद्वेष की भावना पैदा कर दी। इस प्रकार मुगल सम्राट औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर उत्तर में सिख मुगलों के विरुद्ध खड़े हो गए। उनकी प्रतिक्रिया में पुनर्जागरण का विचार उनके मन में पनपने लगा। इस प्रकार मुगल सम्राट औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर उत्तर में सिखों ने मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। उनकी इसकी प्रतिक्रिया में पुनर्जागरण का प्रयास शुरू होने लगा। पुनर्जागरण की भावना पनपने लगी और मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई, जो पतन का एक प्रमुख कारण बनी। इसी समय 1627 ईस्वी में शिवाजी के रूप में हिंदुओं का एक नेता उभरा। उनके छापामार दस्तों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों की कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर चौथ का कर लगाया। चौथ एक शिवाजी के द्वारा लगाया गया कर है, जिसे जो है शिवाजी ने लगाया था, और अमीरों के लिए ये कर लगाया गया था शिवाजी के द्वारा, चौथ कर। तो उन्होंने एक चौथ कर लगाया, और उसके बाद जो है उन्होंने चौथ कर लगाने के बाद मराठा को पूरी शक्ति के साथ एकजुट किया। इस प्रकार मराठा जो है पूरी शक्ति से उभरकर सामने आए। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति का विस्तार होता चला गया। वह भारत पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष, अंग्रेज़ों की विजय, इस शीर्षक पे हम अगला पढ़ेंगे। अभी शुरू करते हैं कि उस समय साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी। पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेज़ों की कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जेय शक्ति का रूप दिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उनका प्रभुत्व नहीं हो गया। यहाँ ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक छापामार सेना दस्ता छापामार सेना की फौज तैयार की और वे दूर दूर तक छापा मारते थे। उनकी शक्ति अपनी शक्ति को उन्होंने संगठित किया और अपनी फौजी जो सेना बनाई थी उस सेना के साथ जगह जगह पे वो छापा मारते थे और इस प्रकार जो है राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि उन्होंने प्रदान की देश को। और दुर्जेय शक्ति के रूप में ये मराठा सैनिक जो है मराठा सेना उभर कर सामने आई। दुर्जेय यानी कि जिसको जीतना कठिन है। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। जब हो गई तो लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती ही जा रही थी। अब अगला शीर्षक है प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। अब सन 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई सन 1760 में, उसके बाद लगभग 100 वर्षों तक भारत पर लोगों ने तरह तरह के आए शासक और भारत में अपना आधिपत्य जमाने के लिए वे संघर्ष करते रहे। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो इस प्रकार उस समय 4 दावेदार आए। 4 दावेदार यानी हकदार। ये 4 दावेदार भारत पर अपना कब्जा जमाने के लिए आए, जिसमें जो है एक मराठे थे, दक्षिण में थे, उसके बाद दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान था, विदेशियों में फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। ये 4 दावेदार आए भारत पे अपना कब्जा जमाने के लिए। वे अपना हक जमा रहे थे। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना करे। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध 100 साल की सदी होती है, जिसमें 50 साल पूर्वार्ध और 50 के बाद से 100 साल तक वो उत्तरार्ध होता है। तो पूर्वार्ध माने शुरू के 50 वर्ष में ये लगभग तय हो गया था कि मराठे पूरी शक्ति के साथ भारत पर हुकूमत यानी कि शासन, मराठे जो है अपनी पूरी शक्ति के साथ भारत पर शासन करेंगे। लेकिन और वे एक मुगल शासन के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी, वे इतना शक्तिशाली थे, इतने मजबूत थे कि उनका सामना करने के लिए कोई भी उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं था। ठीक उसी समय 1739 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मार काट और लूट मार मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिनमें प्रसिद्ध तख्तोताउस भी था। ठीक जिस समय मराठे जो है अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और अपने आप को मजबूत कर रहे थे, ठीक उसी समय यानी कि 1739 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। बवंडर यानी कि तूफान, एक नया तूफान खड़ा हुआ कि ईरान से एक नादिर शाह नामक जो है व्यक्ति आया और भारत पर वो टूट पड़ा, दिल्ली पर टूट पड़ा। नादिर शाह जो है वो आया और दिल्ली पे टूट पड़ा। उसने इस दौरान बहुत ही मार काट मचाई, यानी बहुत ही खून खराबा किया, बहुतों को उन्होंने मारा, लूटपाट मचाई और वह अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया। बेशुमार
बेशुमार का अर्थ होता है असीमित। असीमित यानी कि बहुत ज़्यादा, जितनी धन दौलत लूट सकता था उतनी वह लूट करके यहाँ से ले गया। उसने आकर के यहाँ से बेशुमार माने असीमित धन दौलत उसने लूट लिया। लूट करके वह अपने देश चला गया। उसके साथ साथ जो बेशुमार दौलत लूटा उसके साथ प्रसिद्ध तख्तो ताउस भी था। तख्तो ताउस राज सिंहासन को कह रहे हैं। दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई थी। कह रहे हैं कि दिल्ली के जो शासक थे वे कमज़ोर पड़ गए थे, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि नादिर शाह का बदला वो उनका सामना कर सके विदेशियों का। और मराठे जो थे, मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई, यानी उनसे उनका सामना नहीं हुआ। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया और जो उसने हमला किया भारत पे, उससे जो है मराठों का काम आसान हो गया, यानी मराठों को थोड़ी और ज़्यादा उनकी क्षमता और बढ़ गई। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा और धीरे धीरे वे जो है पंजाब की ओर फैलने लगे। उनका शासन आधिपत्य जो पंजाब की ओर फैल गया और एक बार फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका जो है शासन भारत मराठों इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भारत जो है वो मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुग़ल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। यहाँ ये बता रहे हैं कि नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उससे दिल्ली में जो मुग़ल शासकों का अधिकार था और जो रहा सहा दावा था, जो थोड़ा बहुत वो दावा कर रहे थे, वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हो। थोड़ा जो दावा का अर्थ होता है हक। जो थोड़ा बहुत मुग़लों का हक, मुग़ल अपना हक जमा रहे थे, वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। कह रहे कि दिल्ली के जो शासक थे वे इतने शक्तिहीन हो गए थे कि जो भी होता था वे उन पे शक्ति जमाता था, वो उसकी हाथ की कठपुतली हो जाते थे। हाथ की कठपुतली होना मतलब उसी के इशारों पर नाचने लगते थे। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी और नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया, उसके पहले ही उनकी ये हालत हो चुकी थी। फिर भी चले आते से रिवाज उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया और नादिर शाह ने जो लूटपाट मचाई, उसने ये प्रक्रिया भी पूरी कर दी। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई के पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। यहाँ ये बता रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी ये जो चली आती जो रिवाज है, बहुत सालों से जो रिवाज चली आ रही थी, उसके दबाव के कारण अंग्रेज़ी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरे लोग भी जो हैं, उनके पास प्लासी की लड़ाई के पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। ये जो पहले का उनका शासन और दबदबा था, उसी के फलस्वरूप ऐसा हुआ कि प्लासी की लड़ाई के बाद भी लोग जो है उसके पास उपहार भेंट भेजते थे और कर देते थे। बाद में भी लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बादशाह के एजेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रही थी, जिसके नाम से सिक्के 1835 में चलते थे। 1835 में जिसके नाम से सिक्के चलते थे, उसी के
इसमें एजेंट के रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफ़गानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नादिर शाह का जो हमला हुआ, नादिर शाह के हमले का फल ये हुआ कि हमारा भारत से अफ़गानिस्तान जो है वो कट गया और अफ़गानिस्तान बहुत समय तक भारत का ही हिस्सा था और उस समय भारत से अलग हो गया। अब अफ़गानिस्तान जो है नादिर शाह का राज्य नादिर शाह के राज्य के विस्तार का एक अंश बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। करें कि 1600 बंगाल में जो है थोड़ी सी जालसाजी मतलब धोखाधड़ी करते हुए और बगावत को बढ़ावा देते हुए क्लाइव ने बहुत कम प्रयास में ही 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। प्लासी का जो युद्ध है उसे उसने जीत लिया। प्लासी के युद्ध को उसने धोखाधड़ी से जीतने का कार्य किया। जालसाजी यानी धोखाधड़ी करके 1757 में उसने जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है और ये जो सन 1757 है जबकि प्लासी का युद्ध जीता क्लाइव ने, उस समय से बहुत लोग जो है भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानते हैं। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेज़ों के हाथ आ गया और बहुत कम समय में ही पूरा बंगाल और बिहार जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। उसकी सत्ता जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। अब जो है ये बता रहे हैं कि इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसमें इस घनी आबादी वाले इलाके की जगह तिहाई से अधिक आबादी नष्ट हो गई। अकाल का अर्थ है भूखमरी। यहाँ ये बता रहे हैं कि उस समय जो है 1770 में दोनों सूबों में, दोनों जगह बंगाल और बिहार में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, मतलब भोजन की कमी, अनाज की कमी हो गई, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। ये जो घनी जनसंख्या वाली आबादी मतलब जनसंख्या, घनी आबादी वाली जो जगह थी इसकी 1/3 हिस्से जनसंख्या जो है नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई भूखमरी के कारण। भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेज़ों की विजय में समाप्त हुआ और भारत ने फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, बहुत प्रचंड संघर्ष हुआ जो विश्वव्यापी युद्ध का एक हिस्सा बन गया। दोनों अंग्रेज़ियों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ वो विश्वव्यापी माने पूरे विश्व में, विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व में। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ और ये संघर्ष जो है पूरा विश्वव्यापी हो गया, यानी पूरे विश्व भर में फैल गया। ये एक युद्ध का हिस्सा बन गया। अंग्रेज़ों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया और इस युद्ध में ये अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत से फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट गया, मतलब उनकी पहचान समाप्त हो गई। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकांश के लिए संघर्ष कर रही थी। जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी, मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज़। यहाँ पे बता रहे जब फ्रांसीसी भारत से चले गए
फ्रांसीसियों के हट जाने के बाद तीन ताकतें कारगर थी और तीन ताकतें जो है अपना अधिकार जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इन तीन ताकतों में एक ताकत थी मराठा संगठन की, और दूसरी ताकत दक्षिण में हैदर अली की थी, और तीसरी ताकत थी अंग्रेज़ों की। तो इस प्रकार तीन ताकतें थी जो भारत पर अधिकार जमाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। पलासी के में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेज़ों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। कह रहे पलासी में भले ही वो जीत गए थे, परंतु पूरे भारत में कुछ बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने, बहुत कम संख्या में ऐसे लोग थे जिनकी जो है अंग्रेज़ों को, बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेज़ों को एक शक्तिशाली शासक के रूप में देख रहे थे, जो कि जिनकी नियति यानी कि भाग्य, जिनके भाग्य में पूरे भारत में राज्य करने का हो। यानी कि बहुत भले ही अंग्रेज पलासी में युद्ध जीत गए हों, पर भारत की जनता जो है, भारत की जनता का कुछ ही हिस्सा ऐसा था, कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि ये मानते थे कि अंग्रेज़ जो है भारत पर शासन करेंगे, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भारत में अंग्रेज़ का शासन होगा, वो भी पूरी भारत में। तो अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था। ये जो तीन ताकतें उभर कर सामने आई थी, उनमें भारत के लोगों में से अधिकांश का मानना था कि भारत में मराठों का ही शासन होगा। वे सारे पश्चिम की तरफ, अपने पश्चिम और मध्य भारत में, यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे, और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। ये जो मराठे हैं, ये मराठे जो है पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में, मध्य भारत में फैले हुए थे, यहाँ तक कि वे दिल्ली में भी फैले हुए थे, और उनके साहस की और उनके युद्ध कला की जो योग्यता थी वो बहुत प्रसिद्ध थी, और लोगों का मानना था कि भारत में मराठों के अलावा कोई और शासन नहीं कर सकता। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे। भारत के जो टीपू सुल्तान थे और हैदर अली, ये भी बहुत ही ज़्यादा विरोधी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था। ये लोग भी भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को खत्म करने में इन्होंने कारगर कदम उठाया, और ये भी अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हरा चुके थे, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहा। लेकिन जो ये टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, ये केवल दक्षिण तक ही सीमित थे, इनका पूरे भारत में कोई प्रभाव नहीं था। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्ति था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। हैदर अली जो है वो एक अद्भुत व्यक्ति था, अद्भुत व्यक्तित्व वाला का स्वामी था, और भारतीय इतिहास में उसकी उल्लेखनीय व्यक्तित्व की चर्चा मिलती है। अद्भुत उल्लेखनीय व्यक्तित्व का धनी होने के कारण भारतीय इतिहास में उसका उल्लेख मिलता है, और उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था। मतलब उसका वो जिस आदर्श पे चलता था वह पूरी तरह से राष्ट्रीय उसका आदर्श था, माने राष्ट्र के रूप में वो मानता था, उसकी मान्यता थी, और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण भी थे। और साथ साथ एक कल्पनाशील नेता के जो गुण होते हैं वे गुण जो है उसके अंदर थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया, और इस तरह मराठों और अंग्रेज़ों की
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। अब आगे जो है मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे उनको अंग्रेज़ों ने 1799 में युद्ध में हरा दिया, पराजित कर दिया। और इस प्रकार मराठों का जो मराठों और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो आखिरी मुकाबला था अधिकार को लेकर के, दिल्ली की भारत की के शासन को लेकर के जो आखिरी उन लोगों की लड़ाई थी, आखिरी संघर्ष था, उसको भी उन्होंने उस मुकाबले को अंग्रेज़ों ने जीत लिया। मैदान साफ होना मतलब पूरी तरह से ये रास्ता साफ हो जाना, मतलब अब उनके रास्ते में कोई कांटे के रूप में नहीं था, उनके रास्ते में कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि वे ही बस अब रह गए थे, यानी अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी बैर था और अंग्रेज़ों ने उसको अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। अब ये कह रहे हैं कि मराठों में जो मराठे सरदार थे, इन लोगों में आपसी बैर की भावना थी, इनके अंदर अंदरूनी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी को अंग्रेज़ों ने जान लिया और फिर अलग अलग उनको कर दिया और करके उनको युद्ध में पराजित कर दिया। उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप में कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। बता रहे हैं कि 1804 में आगरा के पास अंग्रेज़ों को मराठों ने बुरी तरह से हराया। अंग्रेज़ों को 1804 में आगरा के पास मराठों ने बुरी तरह से हराया, लेकिन 1818 तक आते आते मराठा की शक्ति जो अंतिम रूप से मराठा की जो शक्ति थी उसको अंततः कुचल दिया गया उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उन बड़े सरदारों को ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन बड़े सरदारों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधीनता स्वीकार करवा ली, यानी कि अब वे बड़े सरदार भी उनके अधीन में हो गए, उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। अंग्रेज़ इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। और इस प्रकार इन लोगों को हराने के बाद उनका मैदान साफ हो गया, उनका रास्ता साफ हो गया और वे लगभग पूरे इसमें भारत में अधिकांश जगह पे उनका शासन चलने लगा और कहीं कहीं वे सीधे शासन करते थे और कहीं कहीं अपने अधीनस्थ राजा, मतलब उनके अधीन जो राजा थे उन राजाओं के माध्यम से शासन चलाते थे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने अराजकता और जो अव्यवस्था थी उससे भारत को बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने इस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। कुछ हद तक ये बात सही है कि मराठों ने जिसे आतंक का शासन युग कहा था उसको उन्होंने अंग्रेज़ों ने सुव्यवस्थित किया और लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। लेकिन ये जो अव्यवस्था है और अराजकता है, ये अंग्रेज़ों की जो नीति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी, उसी के कारण ये अव्यवस्था और अराजकता देश में फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेज़ों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो सकती थी।
हो ही सकती थी। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि व्यवस्था फैली थी, देश में जो अराजकता समाप्त की गई थी, अराजकता व्यवस्था को जो दूर किया गया था, ऐसा माना जाता अंग्रेजों के द्वारा। किंतु ऐसा ये भी हो सकता था कि इसकी समाप्ति जो है इसकी समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना भी हो सकती थी, ऐसा संभव था। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने देश में व्यवस्था और अव्यवस्था और अराजकता को दूर किया, ऐसा कहा जाता है। और लेखक का मानना है कि भारत में जो उनके प्रतिनिधियों की नीति थी, उसके कारण ही देश में अराजकता और अव्यवस्था फैली थी। और ये भी माना जा सकता है कि ये अव्यवस्था जो है बस समाप्त की जा सकती थी।